तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और वो चैप्टर है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, कि आज हमारा जो टॉपिक जिस पर हमें डिस्कशन करना है, और ये टॉपिक है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लें कि ये होते क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स मींस ऐसे फंक्शनल कंपाउंड्स, ऐसे क्रियात्मक यौगिक जिनका क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों, COOH। समझ गए ना, कि ऐसे कार्बनिक यौगिक यौगिक जिनमें, ठीक है, इनका क्रियात्मक समूह क्या होता है, COOH होता है, उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बात समझ गए। जैसे फॉर्मिक एसिड है ना, HCOOH, एस्टिक एसिड, तो एस्टिक एसिड में CH3COOH, बेंजोइक एसिड है ना, ऑक्सैलिक एसिड, एसिसाइट्रिक एसिड। तो इन सब में जो क्रियात्मक समूह दिखता है वो है COOH। ये एसिडिक नेचर का समूह होता है COOH, इसीलिए इनमें एसिड यूज होता है। अब इनके टाइप्स में आ जाते हैं। पहला है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो, वैसे हमें यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट डिस्कशन करना है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, वो एक्चुअली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की ही है। लेकिन यहाँ पर हम टाइप्स में अगर हम देखें तो पहले है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें एक ही COOH समूह होगा, जैसे ठीक है फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड अभी आपने देखे हैं। और जब हम इनका IUPAC नेम लेंगे तो ये लिखा जाएगा एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक मतलब एल्केन जो आप डिसाइड करोगे, जो वर्ड रूट, वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कार्बन देख के करना है। जैसे इसमें एक ही कार्बन है तो मिथेन, तो लग गया ओइक, तो हो गया मैथेनोइक एसिड। इसमें दो कार्बन दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इस तरह से कितनी भी लंबी चेन हो, आपको वर्ड रूट सिलेक्ट करना है और उस वर्ड रूट में, ठीक है, एन लगा के ओइक एसिड लगा देना है, अगर वो कंप्लीट क्या है, सैचुरेट है। तो ये है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन्हीं में हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इन दो के स्ट्रक्चर, फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड। दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मतलब है कि इनमें दो COOH समूह होते हैं, जैसे, ठीक है, और इनका IUPAC नेम होगा एल्केन डाइओइक एसिड। क्या नेम होगा इनको, जब IUPAC नेम हम लेंगे, ये है, तो इनको बोलते हैं हम एल्केन XY डाइओइक एसिड। यहां X और Y क्या है बच्चों, ये कहलाएंगे इनके लुकेंट नंबर, मतलब जो COOH है वो किन कार्बन्स में है, उन कार्बन्स का लुकेंट नंबर हमें देना है। जैसे है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड, सिंपल नेम है इसका, कॉमन नेम। लेकिन इसमें दो कार्बन है तो हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड। क्योंकि डाइओइक अपने आप में एक कंप्लीट सफिक्स है और डी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एल्केन का ई आपको नहीं हटाना। और इसमें मैंने कोई लुकेंट नंबर नहीं दिए क्योंकि इसका कोई दूसरा आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब यहां आ जाते हैं हम, जैसे अब 4 कार्बन है तो यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 और ये है 4। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 और 4 कार्बन में COOH ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए हो गया 1,4 डाइओइक एसिड, है ना। और इसका जो कॉमन नेम है वो है सक्सीनिक एसिड। अब यहां देखें तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड। इसमें भी मैंने पोजीशन नहीं दी बच्चों क्योंकि इसका कोई दूसरा आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है। मेलोनिक एसिड जो इसका कॉमन नेम है वो है मेलोनिक एसिड।
तो इस तरह से डायोइक एसिड हो गए। फिर हम आ जाते हैं तीसरा जो है हमारे पास, और वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब क्या कहलाएंगे, जिनमें कितने COOH दिखेंगे आपको, 3 COOH समूह होते हैं, समझ गए ना। इनमें 3 जो है COOH समूह होंगे, और इनका जो IUPAC नेम होगा वो होगा एल्केन XYZ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां आता है बच्चों, इसमें विशेष ध्यान रखना है कि 3 COOH या इससे ज्यादा COOH ग्रुप हैं और एक ही कार्बन चेन में जुड़े हैं, मतलब एक ही पेरेंट कार्बन चेन में जुड़े हैं। तो यहां पर जब वर्ड रूट डिसाइड करते हैं ना, तो वर्ड रूट डिसाइड करने में हम COOH के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, केवल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कार्बन लेने होते हैं। मतलब एल्केन जो लिखोगे उसमें आपको केवल जो हाइड्रोकार्बन चेन है, मींस COOH के कार्बन को छोड़ के कार्बन लेने, मींस यहां देखो आप ऐसे, है ना, 3 कार्बन है, तो इस तरह से यहां पर आपको इन COOH के कार्बन नहीं लेने, केवल इस हाइड्रोकार्बन चेन के कार्बन लेने हैं। यहां पर ये क्या है बच्चों, प्रीफिक्स हो गया एक चीज। दूसरा है, अब ये जो है ये क्या है, सफिक्स आएंगे। लेकिन यहां बता दूं कि जब COOH के कार्बन मतलब टर्मिनल ग्रुप जो होते हैं उनके कार्बन काउंट नहीं होते, तो उनके लिए स्पेसिफिक क्या लिए गए हैं, सफिक्स लिए गए हैं। जैसे COOH का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड है तो कार्बोल्डिहाइड, है ना, CONH2 होता है तो कार्बोक्सामाइड, COX होता है तो हेलोकार्बोनाइल। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सी 2 पोजीशन में है, और प्रोपेन 3 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन दिख रही है, और 3 COOH है और वो 1 2 3 पोजीशन में है, तो हो गया 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से ये है इनका IUPAC नेम, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई में कार्बन चूंकि काउंट होते हैं तो ओइक लग जाएगा, और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम आ जाते हैं इसके बाद इनकी प्रिपरेशन मेथड्स में, समझ गए ना। अब हमें क्या डिस्कस करनी है, इनकी प्रिपरेशन मेथड्स। तो काफी कुछ मेथड्स तो आप पहले भी आ चुकी हैं, जैसे आप देखोगे एल्डिहाइड कीटोन्स में आई हैं, ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में, है ना, अल्कोहल्स में आई हैं। तो यहाँ वही मेथड यूज हो रही हैं। जैसे पहला है अल्कोहल से, ठीक है, कि यहां पर हम क्या लेंगे, अल्कोहल से, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं उनके ऑक्सीकरण से। तो जितने भी मतलब जो प्रबल ऑक्सीकारक है बच्चों, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक जो है अल्कोहल को, जो है जो हम अल्कोहल्स हैं, ठीक है, अल्कोहल्स को किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देते हैं। KMnO4 और KOH 373 केल्विन, या KMnO4 और H2SO4 एसिडिक मीडियम में तो 1 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं। मान लिया जाए उनमें N कार्बन है, तो पहले ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाते हैं, और फिर और आगे अगर उबाला जाए, बॉइल कर दिया जाए, तो फाइनली ये COOH में चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे। जैसे यहाँ 2 कार्बन का लेके आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले एसिटल्डिहाइड बना और फिर एसिटिक एसिड बना। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 कार्बन थे, तो यहां भी 2 कार्बन का एसिड, तो यहां भी 2 कार्बन। अब मान लो हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा है अल्कोहल के विभेद की विधि या डिस्टिंग्विशिंग में, कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया जाए तो कीटोन तक तो कार्बन चेंज नहीं होंगे। जैसे यहाँ 3 कार्बन है, तो यहां भी आपको 3 कार्बन दिख रहा है। लेकिन यहां पर जब कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो एल्काइल ग्रुप 2 में से कोई एक एल्काइल ग्रुप हटता है, और ये जो एल्काइल ग्रुप हटता है उसमें पोपॉफ रूल लगता है, मतलब बड़ा एल्काइल ग्रुप हट जाएगा, और ओरिजिनल CO ग्रुप के साथ जो है छोटा एल्काइल ग्रुप रह जाता है। मतलब यहां से ये हट गया, जो बाद में चेंज हो गया CO2 और प्लस क्या, H2 में। अगर बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप हैं तो वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ही टूट के बदल जाते हैं।
तो इस तरह से हम एल्कोहल्स से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, लैब में भी इसी मेथड से बनाए जाते हैं। फिर हम दूसरी मेथड में आते हैं एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल मतलब इन्हीं को बोलते हैं एल्काइल साइनाइड। ठीक है, तो एल्काइल साइनाइड में जो CN ग्रुप होता है ना बच्चों, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऐसे समझो आप, ये इधर जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया, तो पहले क्या बन जाएगा, अमाइड, एसिड की प्रेजेंस है। फिर आगे जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो अमाइड से बन जाएगा RCOOH, और यहां पर एसिडिक मीडियम लिया जाता है तो ज्यादातर HCl के, तो ये बन जाता है NH4Cl, सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाता है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं एसिडिक मीडियम में। इसमें एसिडिक मीडियम में डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन अगर बेसिक मीडियम ले लिया तो जब अमाइड क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, तो एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये पहले सॉल्ट में चेंज हो जाएगा। बाद में जब हम HCl से ट्रीट करेंगे तब हमें फाइनली मिलेगा RCOOH। तो साइनाइड, एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल का एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो साइनाइड ग्रुप जो है COOH में चेंज हो जाता है। एक साइनाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज होने के लिए 2 मोल H2O लगते हैं, जिनमें से एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन तो COOH में बदल देते हैं CN को, और बाकी जो 3 हाइड्रोजन बचे वो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम एल्काइल साइनाइड या एल्काइल, ठीक है, एल्कीन नाइट्राइल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलते हैं। फिर आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने हर जगह पढ़ा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो लगभग 99% कार्बनिक, मतलब जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका संश्लेषण करता है। यहां पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम लेते हैं CO2 और उसको बदल देता है क्या, RCOOH में, मतलब CO2 से COOH बन जाता है और R आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कैसे आता है देखो, हम जानते हैं कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ कार्बोनाइल ग्रुप में CO में, तो इस तरह से जुड़ गया, तो O के साथ MgX और एक ये सॉल्ट टाइप का बन गया। फिर ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। हाइड्रोलाइज्ड कैसे होगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अगर हम CO2 पर फेनाइल ग्रुप वाले मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप वाले से रिएक्शन कराएंगे तो एस्टिक एसिड बन जाएगा। तो हमें जो भी अल्काइल ग्रुप लाना है या फिनाइल ग्रुप लाना है उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें, COOH ग्रुप CO2 से बन जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक एसिड्स का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हैं। इससे सिर्फ फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R तो आएगा ही आएगा, 2 कार्बन तो मिनिमम रहेंगे। फिर नेक्स्ट है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो देखो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये सब इसके साथ जुड़ जाएंगे और ये पूरा यहां पर ये तीनों जो है वहां आके जुड़ जाएंगे। बाद में 3 COOH ग्रुप एक में स्टेबल नहीं होंगे तो एक H2O निकल जाएगा ये इस तरह से, और ये बदल जाएगा एसिड में। अगर H लिया है तो फॉर्मिक एसिड, CH3 रखा होता तो एस्टिक एसिड। तो इस तरह से जितने भी हैलो फॉर्म होते हैं वो फॉर्मिक एसिड बनाते हैं, इसलिए फॉर्म शब्द यूज होता है, हैलो फॉर्म, समझ गए ना, फॉर्मिक एसिड। सभी जो ये होते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव या हैलो फॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, अगर उनकी QH के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो फाइनली जो है फॉर्मिक एसिड में बदल जाते हैं। R ग्रुप रखोगे तो यहां R आ जाएगा। इस तरह से सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स इससे सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। फिर है फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये है कि अगर 2 COOH एक दूसरे से जुड़े हो, समझे ना, फिर अच्छे से सुनना, कि 2 COOH एक ही कार्बन से जुड़े हो या एक दूसरे से जुड़े हो, अगर इन्हें हीट कर दिया जाए तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये CO2 लिबरेट कर देते हैं और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर आप देख रहे हैं ये, और ये बन गया हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दोनों COOH 2 अलग अलग कार्बन के थ्रू जुड़े हैं तो एनहाइड्राइड बनेगा, और फिर 2 से ज्यादा कार्बन के थ्रू जुड़े हैं
तो फिर एक साइक्लिक कीटोन बनता है। तो हमें यहां पर अभी केवल यहां ही लेना है। तो इस तरह से ऑक्जेलिक एसिड अगर हम लेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड के हीट करने से बनता है फॉर्मिक एसिड। और अगर आप यहां आर की जगह CH3 रख देते तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं एल्कीन या एल्काइन। तो ध्यान से देखें बच्चों कि एल्कीन हो या एल्काइन, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर का यूज कर दें, KMnO4 मतलब इनके जैसे KMnO4 और H2SO4 ले लें, है ना, या KMnO4 और KOH ले लें, या K2Cr2O7 एंड H2SO4 ले लें, या फिर H2O2 ले लें, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना इसको ब्रेक कर देते हैं और दोनों में दो दो O जुड़ जाएंगे। ऐसे यहां पर O और O इस तरह से जुड़ते हैं और यहां पर दो H भी जुड़ जाएंगे और इस तरह से डबल बॉन्ड ब्रेक कर दें और दो जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वही COOH में चेंज हो जाते हैं। मीन्स अगर हम यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ले लें या CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 ले लें और इनको ऑक्सीडाइज कर दें तो दो मोल क्या बनेंगे CH3 COOH, मतलब यहां से ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस तरह से एल्कीन हो या एल्काइंस हो हम इन्हें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। फिर आती है कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन CO को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया जाता है, मतलब एल्कीन से ही बनेगा। तो देखो होता क्या है, ऐसे समझें आप कि CO और H2O पहले बना लेंगे क्या फॉर्मिक एसिड जैसा मॉलिक्यूल और फिर ये प्लस में और ये माइनस में ब्रेक कर दो, मतलब इन दोनों से बन गया क्या HCOOH, ये प्लस ले लो ये माइनस, इसको यहां जोड़ दो इसको यहां जोड़ दो H3PO4 और इस तरह से इसकी प्रेजेंस में और ये बन गया हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पर एसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो यहां मार्कोनी कॉब रूल लगा दो। कौन सा? मार्कोनी कॉब रूल। मार्कोनी कॉब रूल का मतलब है कि जो माइनस वाला पार्ट है उसको कहां जोड़ देना है जहां पर हाइड्रोजन कम थे, इस तरह से। तो ये कोच रिएक्शन, ठीक है। फिर हम आते हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड्स या हम ये कहें फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। किससे ले लें? डेरिवेटिव्स। तो देखो जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स है, मतलब एस्टर हो गया, है ना, अमाइड हो गया, एनहाइड्राइड्स हो गए, ठीक है, और इसके अलावा एसिड हैलाइड्स हो गए, इन सबको हाइड्रोलाइज किया जाए, समझ गए बच्चों, तो ये चेंज हो जाएंगे COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें चेंज हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इस तरह से। क्योंकि इनमें अगर इन सब में अगर हम इन सबको बनाना है एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, तो हम जानते हैं सब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं। तो जैसे एस्टर को हाइड्रोलाइज करोगे तो यहां OH ऐड हो जाएगा, यहां H ऐड हो जाएगा। एसिड हैलाइड को हाइड्रोलाइज करोगी तो यहां H प्लस हो, यहां OH आ जाएगा। एनहाइड्राइड को अगर हाइड्रोलाइज करोगी तो 2 मोल H2O लगेंगे यहां पर, समझ गए ना। तो यहां पर 2 OH ऐसे जुड़ जाएंगे और यहां H जुड़ जाएंगे और अमाइड में भी वही होगा, OH यहां लग जाएगा, H यहां लग जाएगा। और इस तरह से सभी एसिड डेरिवेटिव्स किसमें चेंज हो सकते हैं हाइड्रोलिसिस में? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से एसिड डेरिवेटिव से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। फिर एक और रिएक्शन होती है सैपोनिफिकेशन। तो ये जो है फैट, ठीक है, या फिर ऑयल लिए जाते हैं, यहां पर फैट ले सकते हैं या ऑयल। देखो ध्यान से देखें, फैट होते हैं जब R ग्रुप सैचुरेट होते हैं, मतलब जब R संतृप्त है बच्चों तब वसा बनती है। क्या बनती है? वसा। और जब R असंतृप्त होते हैं तो इसी से बनता है तेल।
क्योंकि संतृप्त कार्बन चेन एक दूसरे से अच्छी तरह पैक्ड हो जाने से जो है, जो कंपाउंड है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ऑयल में ये अनसैचुरेट होने के कारण अच्छे से पैक्ड नहीं होती। तो ये कहलाते हैं फैट या ऑयल, इनको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लिसरल जो होता है, ग्लिसरॉल, अल्कोहल और हायर फैटी एसिड्स, इनके एस्टिफिकेशन से बनते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो बने हुए हैं। और जब इनकी रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो NaOH से जैसे ही रिएक्शन होती है इनकी, ठीक है, तो यहां से हम ये कहें कि ये इस तरह से पूरा ग्रुप जो है यहां से निकल जाएगा Na के साथ ऐसे, और OH जाके उनसे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्लिसरॉल, और ये बनता है सोप, जिसे और जो सोप जिस लिक्विड में घुला होता है उसे स्पेंट लाई बोलते हैं। तो इस तरह से सोप प्रेसिपिटेट हो जाता है, स्पेंट लाई में ग्लिसरॉल होता है और कुछ डिसॉल्व या सॉल्यूबल भी सोप बना रहता है स्पेंट लाई में, सॉल्यूबल सोप। छान लिया जाता है सोप को, तो हायर फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट जो है उनको बोलते हैं साबुन। इसीलिए इस रिएक्शन को बोला गया है साबुनीकरण। क्या बोला गया है? साबुनीकरण। बात समझ गए बच्चों कि जब R ग्रुप संतृप्त है तो बसा, या R असंतृप्त है तो तेल, ये है ट्राइग्लिसराइड्स, हायर फैटी एसिड के एस्टर ग्लिसरॉल के साथ इनका सपोनिफिकेशन रिएक्शन कराई जाती है, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सोप। जो नीचे फिल्टरेट निस्यंद बचता है उसमें ग्लिसरॉल होता है और कुछ सोप घुला होता है, उसे बोलते हैं स्पेंट लाई। बाद में इसमें से ग्लिसरॉल निकाल लिया जाता है। आर ये हो सकते हैं 15, 31, 17, 35, है ना, 15, 33, जैसे 15 और 33 तो ये असंतृप्त होता है, ओलिक एसिड कहलाता है ना। स्टेरिक एसिड है, पामिटिक एसिड कहलाता है जब 15 कार्बन 12, 17 तो स्टेरिक एसिड है, 15 और 33 असंतृप्त है तो ओलिक एसिड कहलाते हैं। तो इस तरह से सपोनीकरण होता है। तो ये आपको मैंने बताई कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्मेशन की मेथड्स, इन्हीं से क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब आप क्वेश्चन आगे देखेंगे हम। फिर हम आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के भौतिक गुणों के बारे में। तो ध्यान रखें कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो सब के सब लिक्विड, ये गैस या सॉलिड है, गैस नहीं है, मतलब लिक्विड या सॉलिड है। C1 से लेकर C10 तक के रंगहीन द्रव होते हैं, उच्च सदस्य ठोस है। C1 से लेकर C3 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो अरुचिकर गंध वाले होते हैं, और C4 से लेकर C10 तक बासी मक्खन जैसी गंध रखते हैं, ठीक है, सड़े हुए दही की तरह है, इस तरह का। C1 से C4 के अम्ल जल में पूर्ण विलेय हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और हाइड्रोजन बंध प्रभावी होता है कार्बन श्रृंखला के जल विरोधी गुण से। लेकिन 4 से ज्यादा कार्बन हो जाए तो श्रृंखला जल विरोधी ज्यादा हो जाती है, और इस तरह से फिर बड़े बड़े जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो इतनी आसानी से नहीं घुलते। उच्च क्वथनांक वाले कार्बनिक यौगिक हैं। ये बता दूं, कार्बनिक यौगिकों में उच्चतम क्वथनांक किन्हीं का है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ये डाइमर बना लेते हैं, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू चिपक जाते हैं, और यहां तक कि ये अपनी वाष्प अवस्था में भी बदलते हैं तो डाइमर में बने रहते हैं, मतलब वहां तक जाने के बाद भी आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं होते। इसीलिए कारण कि अल्कोहल से कहीं ज्यादा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, अमाइंस, ईथर, और फिर नीचे एल्केन। ये रूल लगेगा जब लगभग कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले सदस्य हो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जो दो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोनो से ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा COOH, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में है। अब हम आ जाते हैं इनका केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लेंगे हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एसिडिटी। समझ गए ना? अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एसिडिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे
तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय होते हैं या कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय होता है, ऐसा बल्कि मैं ये कहूं कि जो COOH समूह है वो है अम्लीय होता है। अब आता है कि होता है क्योंकि आवेश पृथक्करण के कारण COOH समूह कम स्थायी होता है, जबकि COO समूह में आवेश पृथक्करण नहीं होता और वो ज्यादा स्थायी। देखो आवेश पृथक्करण है क्या, रेजोनेंस के कारण अगर किसी समूह में किसी अणु में दो प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है प्लस और माइनस, तो हम इसे बोलते हैं आवेश पृथक्करण। फिर से सुने, अनुनाद के कारण किसी भी समूह में किसी भी अणु में अगर प्लस और माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इसे बोला जाता है आवेश पृथक्करण। इस पृथक्करण के कारण वो अणु या वो समूह कम स्थायी होता है, तो अपने आप को ज्यादा स्थायी बनाने के लिए किसी एक आवेश को हटा देता है। यही कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखता है। COOH समूह में लोन पेयर जैसे ही संयुग्मन करता है C डबल बॉन्ड O के साथ, तो यहां देख रहे हैं आप कि एक ऑक्सीजन में प्लस और एक में क्या आ गया माइनस। ये आवेश पृथक्करण हो गया जिससे ये कम स्थायी होता है। तो ये क्या करता है, प्रोटॉन निकाल देगा जिससे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और अब केवल समूह में बचा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, जिससे एक ऑक्सीजन में चार्ज जो बचा औपचारिक चार्ज वो 1/2 बचता है। और ये जो स्पीसीज बनी कार्बोक्सिलेट आयन, ये इस आयन से मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कहीं ज्यादा स्थायी है, क्योंकि जब तक प्रोटॉन जुड़ा है जब तक अस्थायी है, प्रोटॉन निकल गया तो स्थायी हो गया। और यही रीजन है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनुनाद करके अपने H को निकाल देता है और अपने आप को ज्यादा स्थायी बनाता है, और इसी के कारण ही इसमें क्या मिलती है बच्चों, एसिडिटी। अब आता है एसिडिटी आप कैसे डिसाइड करोगे कि ज्यादा है या कम है। तो अम्लीयता डिसाइड करनी है तो आपको देखना है -I और -R प्रभाव। जहां ये दोनों प्रभाव बढ़ेंगे अम्लीयता बढ़ेगी, और जहां ये दोनों प्रभाव में से प्लस अगर आ गए तो अम्लीयता घटेगी। +I मतलब धनात्मक किरणिक प्रभाव, +R मतलब धनात्मक रेजोनेंस अनुनाद प्रभाव, और H मतलब अति संयुग्मन। ये तीनों प्रभाव अम्लीयता घटाएंगे, -I और -R बढ़ाएंगे। तो देखो यहां से अगर हम देखें पहले कि फॉर्मिक एसिड, फिर मिथाइल में आ गया एस्टिक एसिड, इथाइल ग्रुप आ गया प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ेगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगी। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया फॉर्मिक, फिर बाकी एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जा रही है आप देख रहे हैं अल्फा कार्बन में एसिडिटी घट रही है। क्यों? क्योंकि +I प्रभाव बढ़ रहा है। अगर -I प्रभाव बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ेगी। जैसे एस्टिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। क्यों? क्योंकि -I इफेक्ट बढ़ रहा है तो एसिडिटी बढ़ रही है, क्योंकि आपने ऊपर देखा है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि +I इफेक्ट कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबल बनाता है, उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के और कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबल करेगा, जबकि -I इफेक्ट उनके निगेटिव चार्ज डेंसिटी को अपनी ओर खींचकर कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल बनाते हैं। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह है R है ना, और ये है ऑक्सीजन इस तरह से, और यहां पर चार्ज है। कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज, -1/2 और -1/2। तो ये ग्रुप जो है और ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे, मतलब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप हैलोजन जोड़ देते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि हैलोजन जुड़ जाने से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ खींचेगा, तो यहां पर हम कहें पार्शियल नेगेटिव चार्ज बचेगा इस तरह से। और जितना कम नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन हो जाएगा। तो -I इफेक्ट से कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और +I इफेक्ट से जो है स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों? घट जाती है। मतलब -I इफेक्ट से बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, और +I इफेक्ट से एसिडिटी घटती है क्योंकि स्टेबिलिटी घट जाती है।
हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी इफेक्ट पड़ता है। फ्लोरो वाले अगर हम एसिटिक एसिड देखें तो वो क्लोरो से ज्यादा होंगे, क्लोरो ब्रोमो से ज्यादा है, ब्रोमो आयोडो से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका है? हैलोजन में, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। पोजीशन का भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों, कि जैसे जैसे आप माइनस आई इफेक्ट वाले समूह को COO से दूर करोगे एसिडिटी कम होने लगेगी। तो ये देख रहे हैं अल्फा की, ये है बीटा, ये है गामा, तो एसिडिटी लगातार घटती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से एसिडिटी बढ़ेगी। COO से पोजीशन निकट में है माइनस आई इफेक्ट वाले समूह की तो एसिडिटी बढ़ेगी, है ना। माइनस आई इफेक्ट वाले समूहों की संख्या बढ़े तो भी एसिडिटी बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट वाले समूहों की संख्या बढ़े तो एसिडिटी घटेगी। तो ये तो है एलिफैटिक में। और सीधा सीधा इन सब का रीजन दिख रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी अलग, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा रहे हैं तो बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हैं तो घट रही है, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं बेंजोइक अम्ल की अम्लीयता। अब आता है बच्चों कि बेंजोइक अम्ल एक एरोमेटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें बेंजीन का जो है वो प्लस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि ये अपना पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ देता है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? माइनस आई इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को घटा रहा है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ा रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि बेंजीन वलय में प्लस आर प्रभाव एवं माइनस आई प्रभाव के परिणाम स्वरूप इनकी अम्लीयता इंटरमीडिएट हो जाती है। मतलब ये ना तो बहुत ज्यादा अम्लीय है और ना ही बहुत कम। इसका मतलब है कि जो फॉर्मिक एसिड, ये बता दूं, ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, लेकिन उससे कम है बेंजोइक एसिड और इनसे कम है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कि बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में अगर एसिडिटी का ऑर्डर पूछ ले तो एसिटिक एसिड जो है कम, या कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक ग्रुप होने पर कम एसिडिक है बेंजोइक एसिड से। ओके, तो यहां पर इस तरह से ध्यान रखना। अब एक टर्म आता है ऑर्थो इफेक्ट, या इसी को हम बोलेंगे SIR इफेक्ट। देखो दोनों में अंतर क्या है। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब है कि जब किसी फंक्शनल ग्रुप की, अगर बेंजीन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और उस फंक्शनल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन में अगर कोई ग्रुप दूसरा जुड़ा है तो वो एक दूसरे को इफेक्टेड करते हैं, उनके गुणों को, तो हम इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थो इफेक्ट। मतलब है इंटरएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इंटरएक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर इस तरह से इंटरएक्शन या अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बिटवीन ऑर्थो ग्रुप्स इन बेंजीन रिंग तो उसे बोला गया है ऑर्थो इफेक्ट। कि ऑर्थो स्थिति में अगर समूह है, उनके बीच में आकर्षण या किसी प्रकार की अन्योन क्रिया होती है जिससे उनके गुणों में परिवर्तन आ रहा है, तो इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। और जब ऑर्थो इफेक्ट के कारण, ठीक है, यहां पर बता दूं कि ऑर्थो प्रभाव से, ठीक है, अनुनाद जो है, अनुनाद बाधित हो जाए, बाधित हो जाता है तो इसे SIR प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? SIR प्रभाव। कि अगर ऑर्थो प्रभाव पड़ता है, ऑर्थो स्थिति के जो समूह है वो एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं जिससे अणु का अनुनाद प्रभाव खत्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं SIR। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। मतलब त्रिविम बाधा का अनुनाद के कारण बाधित, मतलब त्रिविम बाधा के कारण बाधित अनुनाद, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो यही लिखा है देखो कि बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति में किसी भी प्रकार का समूह होने पर इसकी त्रिविम बाधा के कारण ऑर्थो समूह तथा COOH समूह तल के ऊपर नीचे खिसक जाते हैं, जिससे ऑर्थो समूह अनुनाद प्रभाव रुक जाता है, जिससे बेंजीन वलय का केवल -I प्रभाव करता है जो COOH की अम्लीयता को बढ़ा देता है। समझ गए ना कि बेंजीन वलय में अगर COOH समूह की ऑर्थो पोजीशन में, देखो ऑर्थो इफेक्ट या SIR इफेक्ट तभी मिलता है बच्चों
जब फंक्शनल ग्रुप वी शेप हो, वी शेप का मतलब है बड़े साइज का हो, जैसे सी ऐसा है ना, इस तरह की कि वी शेप हो, फैले हुए हो। तो जितने भी एसिड ग्रुप हैं जो इस तरह वी शेप के होते हैं, ट्राइगोनल प्लैनर टाइप के, उन सब में इस तरह का प्रभाव मिलेगा। NO2 है, NH है ना, NH2 है, COOH है, और इसके अलावा COOR है, इस तरह से। तो ये लिखा है कि बेंजीन वलय की ऑर्थो स्थिति में किसी भी प्रकार का समूह होने पर इसकी त्रिविम बाधा, मतलब है कि जो COOH ग्रुप है और बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन में जो ग्रुप है, उनके बीच में एक प्रकार की त्रिविम बाधा के कारण ऑर्थो समूह तथा COOH समूह के तल के, ठीक है, समूह तल के ऊपर नीचे खिसक जाता है। एक समूह नीचे की तरफ चला जाएगा और एक समूह ऊपर की। तो हम जानते हैं कि अगर जो समूह अनुनाद उत्पन्न कर रहे हैं, अगर वो अपने तल से ऊपर नीचे होगा, एक ही तल में नहीं है, तो वहां अनुनाद काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर प्रभावी क्या नहीं होता, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन नहीं होगा। जिससे क्या होगा कि जो भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में है उनका अनुनाद प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बेंजीन वलय केवल -I प्रभाव का काम करेगी, जिसके कारण चाहे ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो या ऑर्थो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हो, यहां SIR इफेक्ट आएगा, तो यहां पर +R इफेक्ट एब्सेंट हो जाएगा, वलय केवल -I प्रभाव डालेगी। और यही रीजन है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा अम्लीय होते हैं। अब चाहे यह मिथाइल ग्रुप लगा दो, चाहे NH2 लगा दो, चाहे SO3H लगा दो, चाहे NO2 लगा दो, ऑर्थो बेंजोइक एसिड हमेशा नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा अम्लीय होता है। आपसे पूछे क्यों हुआ बच्चों ऐसा, तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि COOH और ऑर्थो स्थिति के समूह के बीच में एक प्रकार की त्रिविम बाधा आती है, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं और ये समूह तल के ऊपर नीचे हो जाते हैं। डैश डैश का मतलब है COOH तल के नीचे चला गया, तो सॉलिड लाइन ये बताती है कि ये तल के ऊपर चला गया। ऐसे में जब तल में ही समूह नहीं रहेंगे बेंजीन वलय की तल में, तो अनुनाद नहीं होगा, क्योंकि COOH हो या जो भी समूह है, इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में कोई अतिव्यापन नहीं हो सकता। और यही कारण है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या विड्रॉविंग कोई भी लगा दो, वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक बना देता है। अब देखो कुछ समूहों को समझते हैं। -I और -R प्रभाव जिनमें मिलता है, जैसे NO2, COOH, साइनाइड, COOR, COX, CONH2, मतलब जितने ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं या जो मेटा डायरेक्शनल ग्रुप हैं बच्चों, अगर वो ऑर्थो में जुड़े हो, तो अब देखो हम जैसे यहां देखें NO2, तो यहां पर -I और -R इफेक्ट, तो -I और -R इफेक्ट काम करेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा -R इफेक्ट कम इफेक्टिव हो जाएगा अनुनाद के कारण। यहां चले जाए NO2 तो केवल -R इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑर्थो इफेक्ट हो गया, ठीक है, कि ऑर्थो इफेक्ट तो बनाएगा एसिडिटी, प्लस R इफेक्ट आ गया NO2, ठीक है सर, यहां -R आ गया। फिर यहां पर चले जाए तो केवल -I काम कर रहा है, तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ ऑर्थो, फिर हो गया कौन सा, पैरा, फिर हो जाएगा कौन सा, मेटा। मेटा में R काम नहीं करता, केवल -I काम करेगा, और यहां से जाके तो ये तीनों नाइट्रो एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, एसिडिटी। +R -I इफेक्ट, OH, OR, NH2, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर OR का ऑर्थो इफेक्ट आएगा, तो उससे तो एसिडिटी बढ़ेगी, भले +R जैसा काम करेगी, और -I इफेक्ट काम करेगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है ऑर्थो, फिर होता है रेजोनेंस, और फिर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये है इनकी इफेक्टिवनेस, इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इफेक्टिवनेस। तो यहां पर अगर आप देखें तो बेंजीन रिंग का भी -I काम कर रहा है, NO2 का भी -I काम कर रहा है, तो दो -I काम कर रहा है, और -R तो लगभग एब्सेंट है या बहुत ही वीक होता है यहां पर ही, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट कहलाएगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक बना देगा, जो कि -R से ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है।
प्लस आर इफेक्ट वाले और माइनस आई, तो माइनस आई यहाँ ऑर्थो के कारण, जो कि ऑर्थो इफेक्ट है, तो रिंग माइनस आई का काम कर रही है, ओ आर माइनस आई का काम कर रहा है, भले प्लस आर है लेकिन यहाँ ऑर्थो के कारण ही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर हम यहां आ जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा ओ आर, कौन सा इफेक्ट आ गया, माइनस आई करेगा मेटा में, आर तो एब्सेंट रहेगा, लेकिन पैरा में प्लस आर काम करेगा और प्लस आर बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक बना देगा। मतलब यहां पर आप C2H5 भी लगा दोगे तो वो बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक होगा। तो इसका मतलब ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर मेटा, इस तरह के ग्रुप है अगर प्लस आर और माइनस आई। फिर आते हैं प्लस आई और एच दोनों। तो देखो ये दोनों प्रभाव एसिडिटी को कम करते हैं, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट के कारण यहां पर रिंग का केवल माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, और यही कारण है कि मिथाइल ग्रुप होने के बाद भी ये बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहां ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है। बाकी दोनों मेटा वाला मिथाइल और पैरा वाला मिथाइल, ये दोनों कम एसिडिक हैं बेंजोइक एसिड से। यहां प्लस आई काम कर रहा है और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। तो इस तरह से ये एसिडिटी का ऑर्डर मिलेगा मिथाइल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रो के रिस्पेक्ट में और मिथाइल में पूछे जाते हैं। हैलोजन के बाद में चले जाएं तो हैलोजन में केवल माइनस आई प्रभावी होता है। तो यहां माइनस आई तो हैलोजन का काम कर रहा है ऑर्थो इफेक्ट के कारण, माइनस आई रिंग का काम कर रही है, और इस तरह से जैसे जैसे हैलोजन की पोजीशन दूर होती जा रही है एसिडिटी घट रही है, लेकिन ये तीनों बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि माइनस आई तो काम कर ही रहा है ना। फिर हम एक इंपॉर्टेंट और कुछ ऑर्डर्स देख लेते हैं, जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक है, तो ये है ना, फिनॉल, फिनॉल से कम ये चला जाएगा। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है COOH तो ये बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ sp हाइब्रिड कार्बन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये उल्टा ऐसा माइनस आई इफेक्ट डालेगा, ये भी डालेगा, लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट बेंजीन से कहीं ज्यादा होगा। फिर डबल बॉन्डेड वाले और उनसे कम हो जाएंगे, इस तरह से जिनमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है। दो नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो ऑर्थो में तो ज्यादा एसिडिक होंगे देन दो मिथाइल ऑर्थो में, और ये दोनों एसिडिक ज्यादा होंगे बेंजोइक एसिड से, और इससे कम हो जाएगा दो मिथाइल मेटा में लगा दो। समझ गए ना? इस तरह से NO2 Cl, इस तरह से NO2 की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है Cl से, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा पैरा में। CH3OH NH2 अगर आप लगाते जाएंगे तो जितने ज्यादा ये NH2 का सबसे इफेक्टिव प्लस आर इफेक्ट होता है, इसलिए सबसे कम दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको एसिडिटी में मिलेंगे, जहां पर आपको बेंजोइक एसिड की एसिडिटी अच्छी तरह से समझना है। तो आप समझ गए होंगे कि SIR इफेक्ट क्या है और ऑर्थो इफेक्ट क्या है। मैंने अच्छी तरह समझा दिया आपको, एक बार और सुनोगे समझोगे तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेंजोइक एसिड की एसिडिटी के डिटर्मिनेशन। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम आते हैं एस्टरीकरण। अब मैं इस चैप्टर को पूरा ही कर देता हूं बच्चों, छोटा सा और बचा होगा 10-15 मिनट का। तो देखो एस्टरीकरण मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से बना हुआ यौगिक कहलाता है एस्टर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरीकरण। इस रिएक्शन में ध्यान रखना है इसका OH और इसका H काम करता है, मतलब ये माइनस और ये प्लस। मतलब अगर हम यहां पर 18 ले लें और यहां पर क्या ले लें 16, तो 16 तो आपको यहां दिखेगा और 18 आपको यहां दिखेगा। तो ये रेट ऑफ एस्टिफिकेशन पूछे तो एसिडिटी ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। ध्यान रखें चाहे अल्कोहल की, क्योंकि अल्कोहल की तो H+ पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ठीक है। और यहां एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि जो CO ग्रुप है ये जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा अल्कोहल उतने जल्दी अटैक करेगा। तो इसका मतलब है कि जितने कम एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे CO से, वो कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही ज्यादा अच्छे से एस्टिफिकेशन करेगा, क्योंकि त्रिविम बाधा कम होगी। यहां पर ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से देखें, ये यहां पर अटैक करता है, ठीक है। और ये एक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस ग्रुप के त्रिविम बाधा और इसके कारण कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम हो जाना, इसके कारण रेट कम हो जाता है। तो अगर कम एल्काइल ग्रुप है तो ज्यादा फास्ट एस्टरीकरण होगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि दोनों की एसिडिटी अगर आप पहचानते हैं कि कोई भी ग्रुप जो CO से जुड़ा है माइनस आई इफेक्ट डालेगा, वो एस्टरीकरण को बढ़ाएगा, और माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाते हैं।
आप इसकी रिएक्शन से समझ सकते हैं। देखो H पहले ये अटैक करता है, कार्बन में ये चार्ज आया, फिर ये लोन पेयर के थ्रू, तो यहां पर ये एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये जुड़ गया, और ये मैकेनिज्म कौन सी दिख रही है आपको, SN2। और फिर इसके बाद यहां से एक प्रोटॉन जो है ये और ये निकाल देता है H2O को, इस तरह से ये निकल जाएगा एक H2O, और बाद में ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बन गया हमारा क्या, एस्टर। तो देखो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना ये इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करता है। एसिड इस पॉजिटिव चार्ज को जल्दी बढ़ा देता है, पाई बॉन्ड को जल्दी तोड़ देता है। अगर ये ग्रुप जुड़े हैं, ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वाले होंगे अगर, ठीक है, या तो ये इस तरफ खींचेंगे, और प्लस आई वाले हैं तो उस तरफ धक्का देंगे, COOH के कार्बन के धनावेश को कम करने की कोशिश करेंगे। तो यही कारण है कि जितने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे जो एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, वो इस एस्टिफिकेशन के रेट को बढ़ा देंगे, और जितना ज्यादा एसिडिक एल्कोहल होगा उतने जल्दी प्रोटॉन निकालेगा, H2O निकलेगा और फास्ट होगा एस्टरिफिकेशन। तो ये याद रखना। फिर है अमोनियाकरण, एमिनोलाइसिस। एमिनोलाइसिस मतलब अमोनिया से रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में पहले ये एसिड है बच्चों, ये क्या है, एसिड है ना, ये क्या है, बेस, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा। बाद में हीट कर दिया जाए तो एक H2O निकल जाएगा और अमाइड बन जाएगा। और ज्यादा हीट कर दोगे P2O5 की तो साइनाइड तक चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां एक H2O और निकल के बाहर चला जाएगा। तो अमाइड निर्माण हम यहीं तक समझेंगे। अगर उसके बाद एरो लग के P2O5 लिखते तो साइनाइड तक बन जाएगा। अब आता है डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत सारी रिएक्शंस आपने ऑलरेडी एल्केन में पढ़ ली है ना, अमाइंस बनाने में। तो यहां सोडियम कार्बोक्सिलेट को सोडा लाइम के साथ हीट कर दें तो हम जानते हैं कि यहां से इतना निकल जाएगा ये पार्ट और बन जाएंगे एल्केन, है ना। अगर हम यहाँ सोडियम फॉर्मेट लेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। कोल में विद्युत अपघटन पढ़ी है अपन ने कि 2 मोल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट लें तो दोनों R ग्रुप जुड़ के एल्केन बना देंगे, है ना। एक किसी तरह से सिमेट रिएक्शन है कि ये इधर जुड़ जाएगा H और H और N2, और इस तरह CO2 और N2 निकल जाएंगे, अमाइन बन जाएंगे। तो इन सारी रिएक्शंस में आप देख रहे हैं CO2 निकल रहा है, इसलिए इनको बोला गया है क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पर हीट इफेक्ट बता दिया है कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ जुड़े हों या एक ही कार्बन से जुड़े हों तो इनको हीट करने से एक COOH ग्रुप CO2 के फॉर्म में निकल जाता है और बन जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 COOH 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है, तो यहां से केवल एक H2O निकलेगा और ये बनेंगे क्या, एनहाइड्राइड। क्या बन जाएंगे, एनहाइड्राइड। और अगर COOH 2 से ज्यादा कार्बन का डिफरेंस रखते हैं तो इनमें एक तो H2O निकलता है, एक CO2 निकलता है, और ये किस में चेंज हो जाते हैं बच्चों, कीटोन में। किस में बदल जाते हैं, कीटोन में। ये इफेक्ट आता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पर, हीट इफेक्ट। 2 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हों या एक कार्बन के थ्रू 2 COOH जुड़े हों तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े हों, केवल 2 कार्बन का ही डिफरेंस हो तो एनहाइड्राइड, और 2 से ज्यादा कार्बन के डिफरेंस से जुड़े हों तब बनते हैं कीटोन्स। एक और पॉइंट यहां पे मैंने लिख दिया है, बीटा कीटो एसिड, मतलब COOH की बीटा पोजीशन में, जैसे ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा, या फिर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल जैसे क्रोटोनिक एसिड होते हैं, है ना। तो इनमें आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है क्योंकि ये आसानी से संक्रमण अवस्था बना लेते हैं। मतलब अगर हम, ये है कीटो ग्रुप COOH की बीटा पोजीशन में से कम ही 150 पे हीट कर दो तो ये कीटोन बन रहा है जल्दी। क्यों हो रहा है, देखो इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों। ये है COOH OH, तो ये इसके साथ ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बना लेता है, और बाद में फिर यहां से ये टूट गया, ये यहां से टूट गया और इनोल बन गया, और बाद में जो ये इनोल है वो किस में चेंज हो गया, कीटोन। तो ऐसा, जैसे ये है अल्फा बीटा, इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा एस अनसैचुरेटेड, बीटा अनसैचुरेटेड, सॉरी यहां अल्फा बीटा नहीं आएगा, यहां आएगा केवल बीटा अनसैचुरेटेड। क्या हो जाएंगे ये, बीटा पोजीशन में अनसैचुरेटेड है। तो इसमें भी बहुत आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना। और भी देखो ये है, तो ये भी यहां से निकल जाएगा, कीटोन बन जाएगा। 2 इनमें से एक निकल जाएगा, है ना। यहां पर बीटा पोजीशन, और यहां से देखो आप तो ये दोनों COOH निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये आसानी से
तो बीटा कीटो एसिड और बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होता है, क्योंकि ये आसानी से ट्रांजिशन स्टेट बना के CO2 को लिबरेट कर देते हैं। फिर आता है ऑक्सीकरण। तो ध्यान रखें, केवल फॉर्मिक एसिड ही ऑक्सीकृत होता है नॉर्मल ऑक्सीकारक या प्रबल से, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होते। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो ये आसानी से क्या हो जाता है कि यहां पर ऑक्सीजन एंटर हो जाता है और ये चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहां OH, और बाद में ये टूट जाएगा CO2 और H2। तो ऑक्सीकारक टोलैनिडेंट, फैलिंग विलियन, केमेनोफोर, इन किसी से भी हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और वो केवल फॉर्मिक एसिड। रिडक्शन की बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में RCOOH रिड्यूस होकर RCH2OH में चेंज हो जाता है। रेड फास्फोरस से रिडक्शन करते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन होगा, एल्कीन बन जाएंगे। फिर है हेल-बुलार्ड जलांस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। तो HBZ रिएक्शन जो होती है बच्चों, ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा पोजीशन में H होते हैं वो हट जाते हैं और वहां पर हैलोजन आते हैं। जैसे 2C, ये है RCH2COOH, क्लोरीन से रिएक्शन करें रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो एक बार हट गया, एक इक्विवेलेंट और ले लें तो 2 हो गए, और इस तरह से हम इनको किस में चेंज कर सकते हैं? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट एसिड हैं, क्योंकि अगर इनकी अमोनिया से रिएक्शन करा दोगे तो आप देखोगे अमाइंस बन जाएंगे, अमीनो एसिड्स, है ना। KOH से रिएक्शन करा दोगे हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, साइनाइड बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजोइक एसिड में ही ये दिखाई देगी, और COOH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों। तो इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर बेंजोइक एसिड में होगा तो वो केवल मेटा पोजीशन में होगा। नाइट्रीकरण है ना, हैलोजनीकरण है, H2SO4 है। फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन नहीं होती। हम जानते हैं कि मेटा डायरेक्शनल जो कंपाउंड ग्रुप होते हैं वो इतना ज्यादा डीएक्टिवेट रिंग को कर देते हैं कि कोई भी ग्रुप जो है, जो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन है जो कि RX के साथ होती है, वो रिएक्शन इनमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, उनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए है, और मेटा डायरेक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एसिड डेरिवेटिव, अम्ल व्युत्पन्न में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। देखो बच्चों, एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, जैसे OR जुड़ा हो यहाँ G की जगह तो एस्टर, OCOR जोड़ दो तो एनहाइड्राइड, NH2 जोड़ दो तो अमाइड, और X जोड़ दो तो एसिड हैलाइड। तो इनमें अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो ये ग्रुप हटता है और ये इधर जुड़ जाता है, और इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये हो सकता है OH हो सकता है, OR हो सकता है, X हो सकता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन में ये फास्ट होगा। तो देखो यहां ध्यान रखना है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ G। मतलब जो लीविंग ग्रुप है, जो निकल रहा है, वो कितना बेसिक है, वो जितना ज्यादा बेसिक होगा रेट उतना ही कम होगा। तो देखो बेसिसिटी अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा बेसिक है NH2। ये कैसे पहचानते हैं बच्चों? देखो इनके एसिड देखोगे आप, H3N, इससे ज्यादा एसिडिक होता है ROH, इससे ज्यादा एसिडिक होता है RCOOH, और इससे ज्यादा एसिडिक होगा HH। तो ये अम्लीयता का क्रम है। तो ये क्या है बच्चों? क्षारीयता। तो जितना क्षारीय कॉन्जुगेटेड बेस जो है, अम्लों का संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसका मतलब है सबसे कम बेसिक ग्रुप है हैलाइड, तो सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसिड हैलाइड में होगा, फिर उससे कम एनहाइड्राइड में होगा, उससे कम एस्टर में होगा, और सबसे कम अमाइड में होगा। तो ये सबसे ज्यादा पूछा गया एक क्वेश्चन। ओके, फिर एक रिएक्शन और बता दूं, क्लेजन कंडेंसेशन। तो एस्टर की रिएक्शन एस्टर के साथ ही कराई गई है। 2 मोल एस्टर रिएक्शन करते हैं सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में, और 1 मोल अल्कोहल निकल गया, और इस तरह से ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं एसीटोएस्टिक एस्टर। इसमें ये जो ग्रुप है 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है, कंपाउंड। 2 साइनो ग्रुप लगा दो, एक एस्टर, या दोनों तरफ एस्टर ग्रुप लगा दो, दोनों तरफ CO ग्रुप लगा दो CH2 के, ये सब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस यूज में आते हैं।
एक होता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन, अगर हम एस्टर की रिएक्शन अल्कोहल से करा दें तो ये जो ग्रुप होता है ये वाला हटेगा और ये आ जाएगा उसकी जगह पर। और इस तरह से अगर हम ये एस्टर है, हम एथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो हम इसे बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो इस तरह से बच्चों ये तो था हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसमें हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनसे रिलेटेड सारी रिएक्शंस की। इससे ज्यादा नीट में नहीं पूछा गया और इससे ज्यादा एनसीईआरटी में सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको इतना ही पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां तक बिल्कुल क्लियर बता दिया मैंने, एक एक चीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी। आप एक बार देखें, 10 बार देखें, अच्छी तरह समझें और क्वेश्चंस करें, ठीक है। अब हम जो अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा अमाइंस का, जिसमें हम एरोमेटिक और एलिफैटिक अमाइंस दोनों को डिस्कस करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करें।